चमकना है तो सूर्य की किरणों की तरह चमको, मून की ब्राइटनेस में क्या रखा है, और हार्ड वर्क इतना परफेक्ट करो कि स्मार्ट वर्क होगा। रंग बिरंगा लाल पीला हरा सब कुछ दिख रहा है। ये दोनों फिगर मूव करने चाहिए और तुमको इससे पढ़ना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर, लिखने में कोई और पास लेकर आओ, पास और तुम आई की सब पे ला के लेके चले जाओगे। और ऑस्मोसिस से आपको ऑस्मोसिस डिफ्यूजन नहीं आ रहा है, पूरा वर्ड मतलब पूरा बेकार है। कौन मतलब डिफ्यूजन नहीं समझ आ रहा है आपको, नशा वसा करके आ गया उनका दिमागी समझ गया तो एक्टिविटी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सेकंड लेक्चर ऑफ बायोलॉजी क्लास 9. Chapter name is building blocks of life. Today we are going to discuss about the generally shape, size and study of shape and structure of cells. Okay, let us start. ये हमारी बुक है, जनरली इंट्रो पार्ट है। इंट्रो पार्ट आप बाद में देख लीजिएगा, सीधे टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक टू बी कवर्ड। टुडे आज हम क्या टॉपिक देखने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है हमारा हाउ डू वी स्टडी साइज एंड शेप ऑफ सेल। शेप साइज कैसे पढ़ेंगे हम, सेल की कैसे पता चलेगा, उसके बारे में देखेंगे। दूसरा, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या मेजर डिफरेंस होता है। डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस बोलते हैं या ऑस्मोसिस को डिफ्यूजन बोलते हैं, वो कैसे पता चलेगा। थर्ड, सेल मेम्ब्रेन एज अ फंडामेंटल यूनिट्स या फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले। आगे चलते हैं। तो मोटा मोटा आज हमारे 3 टॉपिक रहेगा और 2 पॉइंट अभी तक मैं जहां तक पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद आप 2 पॉइंट सेल वॉल की टॉपिक छोड़ के पीछे एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। और उसमें मैंने जैसे ही लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा उसके बाद टेस्ट की लिंक आ जाएगी पीपीटी की डिस्क्रिप्शन में। मतलब लेक्चर रिकॉर्ड होने के बाद 10-15 मिनट बाद, या आप मान सकते हैं थोड़ा सा 50 बनाने में समय लगता है ना, तो 30 मिनट में या आधे घंटे में आपकी डिस्क्रिप्शन में लिंक पीपीटी आ जाएगी। और थोड़ा सा इस बार लेवल हल्का टफ है, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या उतना टफ नहीं था, ठीक है। चलते हैं। हाउ डू वी स्टडी सेल एंड इट्स साइज की बातें हम डिस्कस करते हैं। तो हम नॉर्मल अपनी सेल को नेकेड आई से क्यों नहीं देख सकते, कैसे पता चलेगा कि छोटी सी सेल है, उसकी साइज बहुत छोटी है, नैनोमीटर के अंदर है, तो उसको हम क्यों नहीं देख सकते। जब हमको ये पेन दिख जा रही है, हमको ये पेपर दिख जा रहा है, हमको सब कुछ दिख जा रहा है, दुनिया में सब कुछ दिख रहा है, रंग बिरंगा लाल पीला हरा सब कुछ दिख रहा है, ठीक, लेकिन हमको सेल क्यों नहीं दिख। सोचिए क्यों नहीं दिखती सेल, क्यों नहीं दिखती सेल। उसकी साइज ही नैनोमीटर में, बहुत ज्यादा छोटी साइज होती है, इसलिए हमको नहीं दिखती, ठीक। पहला उसका सबसे मेन जो इफेक्ट होता है वो होता है लिमिटेड रिजोल्यूशन। क्या होता है ये लिमिटेड रिजोल्यूशन, कैसे पता चलता है। लिमिटेड रिजोल्यूशन का ये मतलब है कि जब हम 2 ऑब्जेक्ट को देखते हैं, क्या देखते हैं, जब हम 2 ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक, ये 2 ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उसके बीच में आप एक पॉइंट सेट करो, ठीक। जैसे ही तुम उसको 25 सेंटीमीटर के पास लेकर आओगे तो 25 सेंटीमीटर हमारा क्या है, लीस्ट डिस्टिंक्ट डिस्टेंस विजन। क्या है, लीस्ट डिस्टिंक्ट डिस्टेंस विजन, लीस्ट डिस्टिंक्ट डिस्टेंस विजन। मतलब जो हमारे आंखों से जो एक मेजर डिस्टेंस है, जहां तक हम आराम से चीजों को क्लियर देख सकते हैं। क्योंकि अगर हमने उसके पास इमेज को लेकर आऊंगा, मतलब 25 सेंटीमीटर मतलब ऐसा सेट है कि तुम, क्योंकि हमारे जो वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है ना, जो हमारी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो 0.1 mm मिलीमीटर। मतलब तुम जब 25 सेंटीमीटर तक आप किसी 2 ऑब्जेक्ट को लेकर आओगे तो दोनों की अपने आप उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 0.1 mm। उससे क्या होगा, जैसे ही तुम उसको और अपने पास लेकर आओगे ना, जैसे ही 25 सेंटीमीटर के और अंदर जाओ, तो एनसीईआरटी ने एक वर्ड बताया है अनएडेड आई। उसका मतलब ये होता है कि आंखों में आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। जो सिलियरी मसल्स होती है ना, उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन आने लगेगा। उससे क्या होता है, जैसे जैसे उसको पास लेकर आओगे, 25 से भी पास लेकर आओगे, तो इमेज आपस में कॉन्साइड कर जाएगी। अगर कोई इमेज कॉन्साइड कर जाएगी तो आप डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे कि हमारी ये सेल है कि वो सेल। मान लो ये आरबीसी थी, ये डब्ल्यूबीसी थी, उसके बीच में कई सेंटर पर मान के एक पॉइंट को फोकस करना, उसको जैसे जैसे पास लेकर आ रहे हो, ये दोनों इमेज पता कैसे मूवमेंट कैसे हो। ये देखो, ये है इमेज दो इमेज, बीच में पॉइंट मैं सीधे देख रहा हूँ। अब मैं इसको 25 से पास लेकर आऊं तो इमेज ऐसे ही जनरली मूव करेगी,
ऐसे आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड होकर बन जाएगी एक इमेज, सिंगल इमेज बन जाएगी, दो इमेज एक बन जाएगी। ये घर पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मैं लास्ट वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। जनरली कैमरे में साथ ऑब्जर्वेशन ना आए तो उसको उससे दिक्कत नहीं, आप घर पे कर सकते हैं। क्या करना है, दो ऑब्जेक्ट लेना है ऐसे, या दो ऑब्जेक्ट नहीं तो कॉपी लेना, पेन पेपर ले लेना, दो गोला बनाना, अब बीच में हल्का से डॉट कर दो, डॉट हल्का सा डॉट, मतलब तुमको बस देखिए, और इमेज को ऐसे मूव करना कि तुम डॉट को देख रहे हो, लेकिन ये दोनों फिगर मूव करने चाहिए और तुमको इसको दोनों को देखना, फोकस बीच में रखना, तो डॉट लगाए। और जैसे तुम पास लेकर आओगे तुमको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, जब 25 से भी और पास आओगे दोनों इमेज कॉन्साइड होगी। यही हमारा है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 0.1 मिलीमीटर। इसके बाद हमें चीजें अनएडेड आई पर देखने को मिलता है, या हमें अनएडेड आई पे देखना पड़ जाता है, इसलिए बहुत ही प्रॉब्लम कर जाता है। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन अगर हम देखें तो क्या है, द ह्यूमन आई कैन ओनली सी two distinct points as separate if they at least 0.1 mm apart. जब दो ऑब्जेक्ट 0.1 mm मिलीमीटर दूर रहते हैं और ये यहाँ पे अपने आई से जो डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर होती है, तो दोनों के बीच की जनरल डिस्टेंस 0.1 हो जाती है, तो हमें एकदम डिस्टिंक्ट दो ऑब्जेक्ट दिखते हैं। लेकिन हाँ ठीक है 25 सेंटीमीटर, एनीथिंग स्मॉलर लुक्स लाइक अ सिंगल पॉइंट। अगर इससे छोटे डिस्टेंस पे आओ तो दोनों चीजें कोइंसाइड करेंगी और ऐसा रिजल्ट आपको ये देखने को मिलेगा कि क्या होगा, 2 पॉइंट एक बन जाए, ठीक। ऐसे इसको आप उंगली पे भी करके देख सकते हो, दो उंगलियों पे अपने ऐसे उंगली ले लो, अब बीच में कोई ऑब्जेक्ट देख लो, ऐसे दो उंगली ऐसे कर लो और बीच में कहीं देखते रहो, ठीक, और दोनों उंगलियों को पास लो, ऐसे पास लेकर आओ। तो ऐसे ही पास लेकर आओगे ना तो आपको एक बीच में छोटा सा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। वो भी इसी का कहीं एग्जांपल बोल सकते हो, लेकिन शायद उसमें कुछ और इफेक्ट लगे, लेकिन जो पेपर वाला बताओ वो उसमें पूरा आपका सिस्टम वही है। क्या ऐसे करो, दोनों उंगली को पास ले लो, बीच में देखते रहो और पास लेकर आओगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉन्सेप्ट बन जाएगी एक, ठीक। थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं तो क्या प्रॉपर आपको दिखे। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोप एंड मैग्निफिकेशन, इसलिए क्योंकि हमारी जो रेजोल्यूशन है बहुत कम है, जो हमारी लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन है वो 25 सेंटीमीटर है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना है। माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव जो भी यूज होता है वो अलग अलग वेरिएशन है उसके हिसाब से यूज होता है, और यूज होता है तो उससे क्या होगा, इमेज को मैग्नीफाई करते हैं। जैसे तो बार होता है वो कौन सा इमेज यूज करता है, कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स का कौन सा केस आता है, छठवां केस। छठवां पे जहां इमेज पोल और फोकस के बीच में बनती है तो इमेज कहां जाती है, पीछे जाती है, इन लार्ज इमेज बनती है नहीं लार्ज, बिहाइंड द मिरर बनती है, वर्चुअल इरेक्ट हो जाता है, ठीक। तो हम जनरली माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। आगे थोड़ा सा एनसीईआरटी देख लो क्या लिखा है, बस पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो एनसीईआरटी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रोस्कोप एंड मैग्निफिकेशन, सेल आर स्मॉलर देन इट्स लिमिट, कॉन्वेक्स लेंसेज, ऑब्जेक्टिव पीस या आई पीस, ये जो ऑब्जेक्टिव पीस और आई पीस देख रहे हो, दिख रहा है कि नहीं, देखो मैं सर्कल कर रहा हूं, देखना, ये देखो ऑब्जेक्टिव पीस एंड आई पीस, दिखा, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव पीस और जो आई पीस है ना, ये आपके क्लास 12 का पार्ट, जब आप रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब, कभी इतना नहीं समझना, उसमें डीप नहीं जाना है, बस ये जानते रहो कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या करता है। are combined to, देखो पेन नहीं चल रही है, are combined to magnify them and make a long large। वाओ, हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, उसका लेंस को यूज करने से हमारी इमेज मैग्नीफाई हो जाती है। अगर इमेज मैग्नीफाई हो जाएगी तो हमको चीजें क्लियर दिख जाएंगी, तो हमें क्या जरूरत है, क्यों रिक्वायरमेंट है कि हम आंखों से देख लें। वैसे भी हमारा लिमिटेड रेजोल्यूशन 0.1 ही है, तो कैसे दिख जाए। फोर्थ पॉइंट, थोड़ा सा हिस्ट्री में आते हैं। हिस्ट्री क्या ही है, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है इसके बारे में, आपको नीट का ट्यूशन भी करा दिया इसी पे, वही एनसीईआरटी लिखी है सेकंड पॉइंट देखिएगा। मैंने तो आपको नीट का ट्यूशन भी करा दिया उस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में आएंगे ना तो वहां पे मैंने 3 नीट का ट्यूशन भी कराया जो इसी से रिलेटेड है, सेल थ्योरी से। हिस्ट्री है या रॉबर्ट हू फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम्ड सेल। रॉबर्ट हू थी, मैंने तो आपको डिटेल बता दिया है, क्या बताया था मैंने, सुन ली, पहले सुन लीजिए फिर हम एनसीईआरटी आपके सामने डिस्कस करेंगे।
रॉबर्ट हुक एक ऐसा आदमी था, आदमी ऐसा था कि वो ऐसे जंगल में, अपने जंगल में नहीं मतलब जहाँ प्लांटेशन किए थे वहीं घूम रहे थे। तो घूमते घूमते इनको ऐसा लगा कि हाँ ये थोड़ा सा प्लांट जो है थोड़ा काला दिख रहा है। तो उसको कार को, उसे जो कार का आउटर बॉडी है उसको उखाड़ के लेके आए और लगा दिया माइक्रोस्कोप के नीचे। जनरली जो साइंटिस्ट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। उससे क्या होता है, चीजें डिटेल्ड दिखती है, तो उसका यूज करते हैं। वहां लगा दिया और लगा के देख रहे हैं भाई साहब उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट दिख रहे हैं। तो उन्होंने यूरेका करके चिल्लाया ना कि बोले भाई साहब हमने तो सेल की डिस्कवरी करी, ये जो कंपार्टमेंट है इसको सेल बोलते हैं, काम करता है। मतलब कोई लॉजिक नहीं, बस बोलते हैं सेल काम करता है। कब किया था? 1665। अब किससे किया था? अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से, जिसका मैग्निफिकेशन 200 से 300x था। ठीक, पढ़ते हैं क्या है एनसीईआरटी देख लो एक बार क्या बोल रही है। वही बोल रही जो मैं बोल रहा हूं। क्या बोल रही है? हिस्ट्री, रॉबर्ट हुक, देखो दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है ना आपको? ठीक है। रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम्ड सेल, सेलुलर वर्ड बोला था, सॉरी कंपार्टमेंट बोला था, उसी को डिराइव करके सेल बनाया। इन 1665 व्हाइल एग्जामाइनिंग, मतलब एग्जामाइनिंग का मतलब होता है रिसर्च कर, टेस्ट कर। कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है एग्जामाइनिंग होता है। एग्जाम होता है ना, एग्जाम के रिलेटेड बनना है, एग्जाम का मतलब टेस्ट है, टेस्ट किसी चीज का प्रैक्टिस कर रहे हो, वही है एग्जाम। थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, खुद का माइक्रोस्कोप बना दिया आदमी ने। देख रहे हो उस समय जब हमारे यहाँ सिविल वार हो रहा था इंडिया में, तो वहां तक वो अपना माइक्रोस्कोप बना रहे। आगे चलते, तो ये पॉइंट समझ आ गया ना? एक बार फिर समराइज करता हूँ। हाउ डू स्टडी सेल एंड इनसाइट, कैसे पता चला? पहला चीज, क्यों नहीं पढ़ सकते, क्यों नहीं हम देख सकते सेल को? क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रेजोल्यूशन कितना है, 0.5 mm। दो पॉइंट के बीच की साइज कितनी है, 0.1। लीस्ट डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर। कहानी खाप नहीं खाप, ठीक है, थोड़ा सा फ्लो कर जा रही है, टंग ट्विस्ट हो जा रहा है। माइक्रोस्कोप एंड मैग्निफिकेशन का यूज कहाँ करते हैं? हम कहाँ करते हैं भाई साहब? ताकि हम इमेज को मैग्नीफाई कर सकें। बार भी तुम्हारा वही यूज करता है। थर्ड पॉइंट, हिस्ट्री में देखेंगे थोड़ा सा हिस्टोरिकल चीजें। रॉबर्ट हुक ने 1665 में फर्स्ट सेल डिस्कवर किया, जिसको उन्होंने फर्स्ट सेल में डेड सेल डिस्कवर किया। कहां से? कंपार्टमेंट ऑफ द सेल, जिसको कंपार्टमेंट ऑफ द सेल मतलब कंपार्टमेंट बोला था। कहां से? कॉर्क, बार्क जो होता है ना, बार्क ट्री के ऊपर जो बार्क होता है, उसको शायद उसके अंदर की पार्ट को कॉर्क बोलते हैं। उसको जब निकाला ना, बार्क ऑफ ट्री बोला, कॉर्क बोलो, बात एक है। उसको लेके देखा, उसमें अगर मतलब बड़े बड़े कंपार्टमेंट थे, तो उसको एक वर्ड डिफाइन कर दिया, सेल, कहानी खत्म। इसको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, मैं तो ऐसे ही पीडीएफ टेलीग्राम पे चला गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं। ये कुछ रिलेटिव साइज है, इसको आप डायरेक्ट एनसीईआरटी का रट्टा मारना ही पड़ेगा। देखो डेटा के लिए ना कोई ट्रिक नहीं बनेगी। अब डेटा को कैसे बताऊं, 1965 मान लो 1965 लिखा है, तो कैसे उसको ट्रिक बनाया जाता है? इसको आप, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया, ये मतलब ट्रिक इसलिए कुछ नहीं लग सकती, आप लगा सकते हैं, तो आपको मतलब आपको एप्रोप्रिएट जो भी लगे, सही लगे, उसका सबसे बना लीजिएगा। इसलिए मैंने ये आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप हाँ इसको अपने हिसाब से देख के अपने हिसाब से ट्रिक बना के कर लीजिए। ठीक है, कर लेंगे तो देखो मैं ट्रिक बनाऊंगा, तो फिर तुम उस ट्रिक को याद करने के लिए ट्रिक बनाओगे तो पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा। पता चला कि एग्जाम में बैठे हो और तुमको ट्रिक ही नहीं याद आ रही, और जो याद करना वो याद ही नहीं हुआ प्रॉब्लम। तो इसको हम कहेंगे ना, तो इसको डेली आगे चार्ट बना के अपने व्हाइट बोर्ड पे या जहां पे भी है वहां चिपका दो, और हमेशा सुबह इसको देखते रहो तो याद हो। ऐसे बहुत चीजें हो जो देखते याद हो। ठीक है, जैसे एटम की साइज इतनी साइज होती है, देख लो एटम की साइज जनरली दिया गया है 0.1 नैनोमीटर, पेज का दिया है, तो ये पार्ट बाय पार्ट इसको आप देख लीजिएगा, मैंने लगा दिया। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं आपके जो लेबोरेटरी में एक छोटा सा माइक्रोस्कोप होता है, जैसे बोलते हैं लाइट माइक्रोस्कोप, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम इससे होती है कि एनसीईआरटी डायग्राम दिया है। मान लीजिए आप कभी आपका बायोलॉजी के जो मास्टर है, मान लो उनको थोड़ा सा माइंड उनका घूम गया और उनको कभी बायोलॉजी लैब में लेके चले गए, उसे साल भर में 2 बार ले जाते हैं, और ठीक है, तो जब जाओगे वहां पे, अब मान लो तुमको माइक्रोस्कोप तुम्हारे सामने रख दिया मास्टर, अब तुमको समझ नहीं आ रहा है, अब तुम पता चला स्टूडेंट के पीछे भाग रहे, सब आगे खड़े, तुम पीछे भाग रहे कि हमको तो पता ही नहीं क्या करूं। मास्टर से मुंह छिपा रहे हो कि हमको तो पता ही नहीं, कैसे बताएं। इसलिए इस बार एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया है कि आप आराम से देख लीजिए,
टीचर खड़ा रहेगा सामने, एक्सप्लेन कर दीजिए कि हाँ इसका ये पार्ट है, ठीक है, तो इसको देखना है क्या करना है। ये ऊपर वाला पार्ट यहाँ से देखना, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं आई पीस। आई पीस का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे आंख का टुकड़ा आंख लगाना है, नहीं, ठीक है, ऐसा कोई मास्टर बोले समझना वो मास्टर की नहीं, वो मास्टर नहीं कहता है, ठीक है। आई पीस का मतलब जहां से तुमको से देखना है, ठीक। दूसरा, ये जो छोटा सा बुरा सा स्विचर देख रहे हो ये वाला, इसे बोलते हैं कोर्स एडजस्टमेंट नोब। मतलब ये जो पार्ट है ना, ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला जो पार्ट देख रहे हो ये वाला, ये बड़ा वाला पार्ट, ये बड़ा वाला पार्ट इसी कोर्स एडजस्टमेंट नोब से मूव करता है। इसको ऐसे करोगे ना तो ऐसे से ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे ऐसे। ये बॉडी ट्यूब है, ये इसका ऑब्जेक्टिव लेंस है ये वाला, इसमें 10x 20x 40x कर सकते हो, ठीक है। ये इसका ये चौड़ा वाला को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। ये है तुम्हारा स्टेज, ये स्टेज है जहां पे हम जनरली अपने पार्ट जो भी देखना है उसको रखते हैं। ये है नीचे मिरर, इस मिरर को ऊपर नीचे करते हैं सनलाइट की वजह से ताकि थोड़ा सा क्लियर इमेज दिखता है, ठीक है। और ये इसका बेस है, बेस ये वाला पार्ट है बेस, और इसका हैंडल है। पता चला मास्टर ने तुमको बोल दिया जाओ वहां से माइक्रोस्कोप लेकर आओ, तुम आई पीस पकड़ के ला के लेके चले आओगे, पता चला आई पीस तुम्हारे हाथ में आ जाएगी तो उसका भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हैंडल देख लेना प्रॉपर, हैंडल कहाँ है, ठीक है। नहीं, अगर एक तरीका और बता रहा हूँ, अगर नहीं पता होगा छोड़ देना, बोलना सर मेरे हाथ में चोट लग गया, मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, तो किसी और को दे, ठीक है। पता चला तुम पकड़ने गए, आई पीस गिराते हुए लेके आओ, आई पीस हाथ में, माइक्रोस्कोप नीचे, ठीक है। ये है तुम्हारा फाइन एडजस्टमेंट नोड है, ये वाला नोब है, और ये तुम्हारा हैंडल, ये देखो ये वाला, ध्यान से देख लो हैंडल, फिर से बना रहा हूँ, पता चला हैंडल ही नहीं पकड़ पा रहा। ये है हैंडल, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये है तुम्हारा हैंडल, पकड़ लेना इसी को अगर मान लो कोई दिखाना पड़े। और इसमें एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बताया गया है। लाइट माइक्रोस्कोप थोड़ा सा चीजें अच्छे से दिखाता है लेकिन उतना ही दिखा पाता है, तो हम और इसे फाइन स्ट्रक्चर देखना है, माइटोकॉन्ड्रिया एकदम जूम वर्जन देखना है, और मतलब क्लासिफाई करना है सेल स्ट्रक्चर और अच्छे से देखना है, तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट का फ्लो होता है, विजिबल लाइट हो सकती है, और हम तुम्हारी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, बस यही मेजर डिफरेंस और कुछ नहीं, खत्म। देखो ये लिखा होगा, अपार्ट फ्रॉम द माइक्रोस्कोप, apart from the microscope scientists also use a powerful electron microscope। तो powerful electron microscope का भी यूज करते हैं। उससे क्या होता है, reveal the fine details of the cell structure, सेल स्ट्रक्चर की फाइन डिटेल्स को वो क्या करते हैं, देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, उसके कंपैरिजन थोड़ा अच्छा दिखता है, स्ट्रक्चर दिखेगा, ढेर सारी से दिखेगी। और तुम्हारा इसकी जो साइज होती है ना, क्लैरिटी, वो होती है कितना, 1 बिलियन ऑफ द मीटर, 1 बिलियन 1 नैनोमीटर बोलो 10⁻⁹ मीटर, ठीक। और ये थोड़ा सा मैग्नीफाइड भी होता है, बड़ा सा इमेज दिखाता है, अच्छा और क्लियरिटी अच्छी होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, ठीक। आगे चलो, ये डायग्राम देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, एक छोटी सी टॉपिक है, बहुत अच्छी टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, डिफ्यूजन वर्सेस ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होती है। डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है। डिफ्यूजन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, सब्सटेंस, कोई कंपाउंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, सॉल्यूट हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। जैसे वाटर, नदी का फ्लो कैसे होता है, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ नदी बहती है। कभी उल्टा नदी देखे हो बहते, नीचे से ऊपर जा रही है, एंटी ग्रेविटी देखे हो फ्लो होते हुए, नहीं देखे, फ्लो ही नहीं होगा। उसका फ्लो तभी बनता है जब उसमें हाई से लो हो, हाई से नदी ऐसे बहते हुए नीचे चले। अरे अपने गांव घर का जो तालाब वालाब होता है ना, उसमें देखना कभी, ऐसे नदी हमेशा नीचे की तरफ से ऐसे नीचे बहती, तो वही है। अब डिफ्यूजन क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, कुछ भी किसी का मूवमेंट हो रहा है, हाई से लो हो रहा है, डिफ्यूजन कर। लेकिन अगर वो किसी मेम्ब्रेन की हेल्प से हो रहा है तो फिर उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। यही तो है, ऑस्मोसिस इज अ पार्ट ऑफ डिफ्यूजन, बट डिफ्यूजन इज नॉट पार्ट ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का पार्ट है, क्योंकि डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन भी हो सकती है, मेम्ब्रेन नहीं भी हो सकती है, लेकिन पार्टिकल का मूवमेंट हमेशा हाई से लो की तरफ ही होगा। तो इसे हम बोल सकते हैं ऑस्मोसिस इज अ पार्ट ऑफ डिफ्यूजन, बट डिफ्यूजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑस्मोसिस। अब देखो, जो मैंने जो बताया है वो एग्जांपल है, ठीक है।
अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो देख के पढ़ा, मतलब अंडरलाइन के मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो डिफ्यूजन क्या होता है भाई साहब, देख लो डिफ्यूजन क्या है। द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन along the concentration gradient। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना ये डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक, हिंदी में बहुत ही हाई जहां कंसंट्रेशन है, चीजें बहुत ज्यादा है, वहां से मूव करना लो की तरफ डिफ्यूजन। जैसे मान लो तुम कहीं मॉल में गए और तुम्हारा मन चोरी करने का है, तो वहां चीजें हाई कंसंट्रेशन में है, तुम चुरा के जो घर लेके आओगे वो लो कंसंट्रेशन में, ये भी एक चोर, इसे बोलेंगे थीफ डिफ्यूजन, बोलेंगे थीफ डिफ्यूजन हो गया। ऐसा मत करना, तो मान लो कैमरा मैन में आ जाओगे प्रॉब्लम हो जाएगी। There is a general, this is a general phenomena that occur even without a membrane or dye spreading in water and fragrance spreading in air। ये एक जनरल फिनोमिना है, विदाउट मेम्ब्रेन भी हो सकता है और विथ मेम्ब्रेन भी हो सकता है। मतलब मेम्ब्रेन के साथ भी मूवमेंट करो या विदाउट मेम्ब्रेन करो। इसलिए मैंने बोला कि डिफ्यूजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑस्मोसिस बट ऑस्मोसिस इज अ पार्ट ऑफ डिफ्यूजन। ना दसा ना खोपड़ी में जाता है ना, दसना भी चाहिए कि ठीक है, क्योंकि समझ में आना चाहिए कौन सी चीजें हैं। अगर मान लो आप 11th क्लास में समझ पहुंच गए, आपको ऑस्मोसिस डिफ्यूजन नहीं आ रहा है, पूरा मतलब पूरा बेकार है, कोई मतलब मतलब डिफ्यूजन नहीं समझ आ रहा है आपको। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन डिफ्यूजन, मेम्ब्रेन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बीच में मेम्ब्रेन, जैसे आरओ देखिए, आरओ में होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है उसमें? रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, मतलब समझ रहे हैं ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? हाई से लो की तरफ जाना, हाई से लो की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। उसमें हम रिवर्स ऑस्मोसिस क्यों कराते हैं? क्योंकि उसमें देखो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो हमारा इम्प्योर वाटर आ रहा है कहीं से, उसमें बीच में आरओ में जो आरओ होता है आपका फिल्टर वाटर, उसमें बीच में एक मेम्ब्रेन लगी होती है सेमी परमेबल। उससे क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से जो तुम्हारा थोड़ा सा साल्टी वाटर है, थोड़ा उसमें बालू है, सैंड है, तो वो उसमें कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा होता है, तो हाई से लो की तरफ जा रहा है, मतलब इम्प्योर प्योर में मिक्स हो रहा है। इसलिए वहां पे थोड़ा सा हम एक ऑस्मोटिक प्रेशर करके टॉपिक आता है, वो आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, वो वहां पे इफेक्ट करता है। इसकी वजह से जो प्योर से इम्प्योर से प्योर की तरफ जा रहा है वो उल्टा हो जाता है। और समझ रहे हैं कैसे इम्प्योर जो तुम्हारा था, इम्प्योर जो वाटर था वो प्योर की तरफ जा रहा है, मतलब प्योर की तरफ, मतलब समझ रहे हो ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ऐसे मूव करता चला जा रहा है। तो उसमें हम रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या करते हैं, इम्प्योर को प्योर बनाते हैं। ठीक, अब ऑस्मोसिस समझो क्या है। A specific type of diffusion, मैंने पहले बोला ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का पार्ट है। The movement of water molecules across a selectively permeable membrane। एक selectively permeable membrane की हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑस्मोसिस कर देते हैं। आगे चलते हैं, देखो ऑस्मोसिस। Water moves from an area of more water or less dilute solution to an area of less water or more solute concentration until concentration balance हो। जब तक चीजें बैलेंस ना हो, प्योर इम्प्योर में जाएगा, इम्प्योर प्योर। ठीक है, इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया। क्या है वो एग्जांपल? प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल इनटू देयर रूट वाया ऑस्मोसिस। अगर मान लो तुमने बोल दिया, मास्टर ने तुमसे पूछा अच्छा बताओ अच्छा तुम प्लांट जो पानी एब्जॉर्ब करता है वो ऑस्मोसिस है कि डिफ्यूजन? अगर तुमने डिफ्यूजन बोला तो गलत है, मास्टर गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हो भी सकती है, मेम्ब्रेन नहीं भी हो सकती, और प्लांट में मेम्ब्रेन है। तो आप दोनों मान के चलो कि अगर मेम्ब्रेन होगी तो ऑस्मोसिस हो जाएगा, लेकिन वो भी तो एक डिफ्यूजन का पार्ट है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, अगर तुम डिफ्यूजन बोलोगे बोलेंगे अरे तुम गलत बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे बगल वाला बोल देगा ऑस्मोसिस, बोलेगा तुम सही बोल रहे हो, तो वो तुम्हारा बगल वाला तुमको पता नहीं, तुम ना बोलते हो ऐसा, तो तुम सिंपल सा जो एनसीईआरटी लैंग्वेज वही बोल। क्या है, मेम्ब्रेन से मूवमेंट या मेम्ब्रेन से हो रही ऑस्मोसिस, लेकिन कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। डिफ्यूजन क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मेम्ब्रेन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। अगर मेम्ब्रेन हो गई तो ऑस्मोसिस, नहीं हुई तो डिफ्यूजन।
अब एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं प्लांट का, कैसे होता है ये समझ लो, कैसे वाटर का मूवमेंट हुआ था। वाटर का मूवमेंट कैसे हुआ था ये देखो, जैसे मैंने बनाया, ये हो गया हमारा एक छोटा सा ट्री, ये हो गए इसकी रूट्स, ठीक। अब जो इसके रूट्स है ना, इसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन की वजह से यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, ये वाली, ये H2O जो है, यहाँ पे H2O है, यहाँ पे तुम्हारा मिनरल है, बहुत सारी चीजें, इसका मूवमेंट इसमें, सॉरी मूवमेंट, ये सब क्या करते हैं ना, इस मेम्ब्रेन से क्रॉस करने लगते हैं, इसी जस्ट मेम्ब्रेन, इसकी जो रूट ऐसे पतली पतली जो हेयर होती है ना, रूट हेयर, इसके ऊपर छोटी सी मेम्ब्रेन होती है, इसलिए मेम्ब्रेन से मूवमेंट होता है, इसलिए आप फॉसिल बोलते हैं। जनरली प्लांट से तुम एग्जांपल समझ सकते हो, ठीक। आगे चलिए, अब हम बात करेंगे, छोटी सी टॉपिक है, वो आपने लिखा है कि नहीं एक बार देख लीजिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद चालू करते हैं। ठीक है, चालू करते हैं। थोड़ा सा ब्लर आ गया नहीं, अब सही, ठीक है, प्लान दिख रहा है ना आपको, ठीक है। आगे चलिए, सेल एंड इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बहुत ही खतरनाक टॉपिक और बहुत ही मतलब कॉन्सेप्चुअल और ज्यादा पूछी जाने वाली टॉपिक यही है। आप जनरली सेल पढ़ रहे हो तो सेल मेम्ब्रेन पता रहना चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है उसी को बोलते हैं, ये सब पता रहना चाहिए, ठीक है। जनरल बातें हैं, सेल की जनरल बातें हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि वही मेम्ब्रेन उसको आउटर एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करना सिखाती है कि तुम्हें किस मॉलिक्यूल्स को अंदर लेना है, किस मॉलिक्यूल्स को बाहर ले जाना है। वही नहीं पता रहेगा तो सेल ब्रस्ट कर जाए, पता चला उसमें वायरसेस आ जाएंगे, तो फिर क्या करोगे। इसीलिए तो सेल मेम्ब्रेन, उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या है फंडामेंटल्स इसके, सेल मेम्ब्रेन इज अ यूनिवर्सल फीचर्स, पेन थोड़ा चेंज करते हैं, रेड पेन, universal features, it is a thin boundary that surrounds every cell, define its individuality and protect its contents. यूनिवर्सल फीचर क्यों है, क्योंकि कोई भी सेल तुम ले लो, चाहे एनिमल सेल ले लो, प्लांट सेल ले लो, WBC ले लो, RBC ले लो, प्लेटलेट ले लो, सबकी एक मेम्ब्रेन होती है, इसीलिए यूनिवर्सल फीचर, मतलब हर जगह एक्सेप्टेंस है इसका, ठीक। समझ में आया ना ये। आगे सेलुलर इंटरेक्शन कैसे होता है, तो मेम्ब्रेन की हेल्प से जनरली हम सेलुलर इंटरेक्शन को देखते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल इंटरेक्ट करती है, कैसे सेल दूसरे सेल से बात करती है, उसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है, कैसे दूसरे सेल से बात करती है, तो पिछले वीडियो देख सकते हैं। उसके लिए जनरली कैसे सेल जब पूछेगा कि आउटर एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करती है, किससे करती है, ये पूछा था मेम्ब्रेन। सेल दूसरे से कैसे बात करती है, उसके लिए टाइट जंक्शन, आइडेंटिफिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें, गैप जैसा बनाते हैं, फिजिकल वो फिजिकल एक्सचेंज, लेकिन किससे करती है सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट, वो पूछेगा तब आपको बताना एक ही चीज, सेल मेम्ब्रेन, क्या उसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे चलिए, थर्ड पॉइंट, सेलेक्टिवली परमेबल क्या होता है, क्या होता है सेलेक्टिव, क्या समझ में आ रहा है। सेलेक्टिवली परमेबल का ऐसा नहीं लग रहा है, तो कुछ चीजें सेलेक्टिव है और परमेबल का मतलब कुछ चीजें अलाउएबल है, मतलब सेलेक्ट करके अलाउ किया गया है उसको, सेलेक्ट भी है तो अलाउएबल, परमेबल है, सेलेक्टिवली परमेबल, मतलब जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो कुछ चीजों को सेलेक्टिवली, जो बाहर की मेम्ब्रेन है उसे हम सेलेक्टिवली परमेबल बोलते हैं। बनी किससे, उससे सेलुलोज नहीं, तुम्हारे लिपिड और फैट से बनी, इसे बोलते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर। इट इज थोड़ा एंजाइटी पढ़ लो थोड़ा सेलुलर इंटरेक्शन का, ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। सेलुलर इंटरेक्शन, इट एक्ट एज इंटरफेस allowing single celled and multi-cellular organism to exchange their material and response to environment से इंटरेक्ट करने के लिए, चीजों को बनाने के लिए,
वाटर को बाहर निकालने के लिए, लिपिड को अंदर लेने के लिए, स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन भी होता है, प्रोटीन भी बनती है, बाउंड्री की मॉडिफिकेशन होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होते हैं, तो वो सब चीजें। ठीक, पहला हो गया, पहला नहीं तीसरा हो गया, दूसरा हो गया सेलेक्टिव बेरियर क्या है? It selectively allow certain substances like oxygen, carbon dioxide to pass through while blocking others. एक दूसरे को ब्लॉक नहीं करते हैं, आराम से चीजों का इंटरेक्शन हो जाता है, एक्सचेंज हो जाती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फेवर हो जाता है। पानी का काम हो गया तुम्हारा ये फंडामेंटल बेसिक्स। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, उस पर आगे चलते हैं। ओके स्टार्ट। यहाँ पे हमें छोटा सा सेल मेम्ब्रेन का ओवरव्यू आपको देंगे, कैसे देखिए कैसे सेल मेम्ब्रेन की जनरली हम डायग्राम आने जा रहे हैं। ठीक है, आप देखिएगा इधर कैसे दिखती है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि आगे कुछ पॉइंटर्स में यहीं से क्लियर। सेल मेम्ब्रेन में ये एक बाहर से ऐसे लेयर होती है, ये वाली ऐसा दिखा ना, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन जो हमारी होती है ना, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये होती है बाइलेयर। बाइलेयर का मतलब समझते हो, डबल लेयर होता है, इसलिए मैंने डबल बनाया। और डबल लेयर किसकी होती है? ये फैट मॉलिक्यूल्स। एकदम डिप्को यही एनसीईआरटी दिख रही है जो मैं बोल रहा हूं। ये क्या तुम्हारे, ये तुम्हारे यहाँ फैट मॉलिक्यूल्स। ठीक, इस फैट मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपको ये स्ट्रक्चर याद करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है, इसलिए बता रहा हूँ क्या करना होता है। पहले डायग्राम बना लेते हैं एक बार, उसके बाद बताते हैं क्या। इसमें कुछ ऐसे ऐसे छोटी छोटी प्रोटीन्स हो जाती हैं। ये है तुम्हारा प्रोटीन और ये है तुम्हारा, दोनों का कॉम्बिनेशन इसे बोलते हैं हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। फैट मॉलिक्यूल्स की बाइलेयर होती है, इसके अंदर ये तुम्हारी एम्बेडेड प्रोटीन है, इसके बीच में वाटर भी होता है, लिपिड्स भी होते हैं, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। ठीक, अब हम बताते हैं जनरली तुम्हारा सेल का डायग्राम, सेल मेम्ब्रेन ऐसे ही कुछ दिखता है। इसमें क्या होता है, बीच बीच में कहीं जो 11th का पार्ट है, इसका बेसिक ही जानना है अभी, बेसिक पकड़ो बस। जैसे ये तुम्हारा हो सकता है, ये तुम्हारी इंटीग्रल प्रोटीन हो जाए, इंटीग्रल प्रोटीन हो जाए, कुछ कुछ बीच में ऐसे ऐसे करके होती हैं, इसे हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है। बाइलेयर होती है फैट मॉलिक्यूल्स की, उसमें प्रोटीन होता है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक नेचर होता है, जो थोड़ा सा टेल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है इनका, वाटर होता है जनरली, लिपिड्स हो जाते हैं। किसका बना है सेल मेम्ब्रेन? पहली चीज लिपिड्स एंड फैट की बनी हुई, उन दोनों कॉम्बिनेशन फॉस्फोलिपिड, नाम लिख दे रहा हूँ, किससे बनी है? मास्टर पूछ सकता है। फॉस्फोलिपिड कैसी है? बाइलेयर है, चीजें पता रहनी चाहिए। ठीक, किससे बनी है? फॉस्फोलिपिड। कैसी है? बाइलेयर है। ठीक, इतना समझ में कि सेल मेम्ब्रेन में क्या करना था। डायग्राम एक बार देख लीजिए, क्या करना है इसको, उससे मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। एक बार देख लीजिए तो बता रहा हूँ। ठीक है, सुनिए। ठीक, अब मैं आपको एक छोटी सी डिफरेंस बता दे रहा हूँ, उससे क्या होगा ना, जो आपको हाइड्रोफिलिक और फोबिक में याद करने का डिफरेंस आपको पता नहीं चलता है ना, उसके बारे में देखिए। जैसे आपको हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक में क्या देखना है, ये देखिए, ये होती है सेल मेम्ब्रेन की आउटर बाउंड्री। ये होती है अंदर वाली। मान लीजिए अगर ये आउटर है तो ये वाली इसके रिस्पेक्ट में ये इंटर हो सकती है। ठीक है, अंदर की हो सकती है, वो बाहर की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेवर करती है। ठीक, अब डिफरेंस है जैसे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कैसे करना, क्या करना है। जब भी डिफरेंस करना है, एक डायग्राम बनाओ, एक बनाओ ऐसा
ऐसा भिखारी वाला आदमी बना दो, भिखारी वाला आदमी को ऐसे बना दो डायग्राम। अब इसका ये हेड है, क्या है हेड, तो मान लो मतलब ये मान लो थोड़ा सा क्रोकोडाइल वाला आदमी लग रहा है, ठीक है, भिखारी आदमी नहीं, सेम बोलेंगे थोड़ा सा क्रोकोडाइल, ठीक है। मान लो क्रोकोडाइल तुम्हारा ह्यूमन की तरह दिखने लगा, ठीक है, क्रोकोडाइल तुम्हारा ह्यूमन की तरह दिखने लगा। तो मान लो क्रोकोडाइल नहाने जा रहा है, तो नहाएगा तो अपने सिर पे ही पहले पानी डालेगा, पैर पे थोड़ी डालेगा, पहले सिर पे डालेगा ना पानी, ठीक है, सिर पे डालेगा, तो इससे हम बोल देंगे हाइड्रोफिलिक। पहले पानी कहाँ डालेगा, सिर पे डालेगा, ठीक, ये वाला सिर पे डालेगा, तो उसका फिर कौन सा पार्ट हो गया, हाइड्रोफिलिक, और नीचे वाला अपने आप हाइड्रोफोबिक हो जाएगा। और हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग होता है, और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हेटिंग। खत्म। डायग्राम बनाओ, क्लासिफिकेशन कर दो। ऊपर पानी रहेगा हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर से इंटरेक्ट करेगा, इसलिए ऐसे बाउंड्री कैसा ऐसे ऊपर टंगा रहता है, ऐसे टंगा रहेगा, और यहाँ से मेम्ब्रेन ऐसे लगी रहेगी, बाहर से पानी आएगा सिर्फ सर पर टच कर जाएगा। हाइड्रोफिलिक का वाटर से इंटरेक्ट करेगा, जो पानी आ जाए, पानी पानी अच्छा पानी आएगा मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, ठीक है, अंदर ऐसा, ठीक है। और हाइड्रोफोबिक ऐसे ही दूर रहेगा, वहां पे रहेगा, दूर रहेगा, तो कुछ को इंटरेक्ट नहीं करना, वो लिक्विड के अंदर घुसा रहेगा, तो या तो कोई और मॉलिक्यूल्स के अंदर अंदर रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्योंकि हमारे वाटर के अंदर सॉरी मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड भी होता है, हमारा साइड भी है, हमारा प्रोटीन्स भी है, और हमारे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स भी हैं जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक है। तो कुछ कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि एक ही जगह में बहुत सारी चीजें, जैसे मान लो अगर नदी बह रही है तो लिक्विड है, और ये मान लो ये टेबल है तो ये सॉलिड है, ये पेन है सॉलिड है। एक इस तरह का प्लाज्मा जो सॉलिड भी होता है लिक्विड भी होता है, मतलब ऐसे, मतलब अगर मान लो पानी की तरह पूरा बहेगा नहीं और ऐसे ऐसे करता रहेगा, मतलब ऐसे ऐसे पूरी तरह बहेगा नहीं, ऐसे प्लाज्मा स्टेज बोलते हैं उसको। जैसे मान लो कभी कभी कफ ऑफ आती है तो जो बाहर निकलता है वो प्लाज्मा स्टेज होता है, ठीक है, उसको जब पानी से बहा होगा तो बहता नहीं, क्यों नहीं बहता, कि वो प्लाज्मा स्टेज, ठीक। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने प्रोवाइड किया था, ठीक। उन्होंने कहा अरे सेल मेम्ब्रेन में खोल के देखा भाई साहब इसमें बहुत सारी अटपटी चीजें दिख रही, मतलब एक ही जगह इतना कौन करता है, मतलब इतनी चीजें एक ही जगह कैसे हो सकती है। मोज़ेक है, मोज़ेक का मतलब ये होता है, मोज़ेक का मतलब एक ही जगह अलग अलग चीजें, मतलब यही तुम खाना भी खाओ, यही तुम डांस भी करो, यही तुम कुछ और भी करो, ठीक है, तो ये सब मोज़ेक ही हो जाएगा। और क्योंकि ये लिक्विड है इसलिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हो जा रहा है, ठीक है। इसके डायमेंशन तुम देख सकते हो, द मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन, हमारी सेल बहुत पतली होती है, ठीक है, मेजरिंग 7 to 10 नैनोमीटर, 7 से 10 नैनोमीटर। ये साइज आपको याद करना पड़ेगा, कि साइज में नहीं समझा सकता ना, साइज कैसे मैं समझाऊंगा बताओ, साइज को याद करा पाएगा। मान लो किसी का हाइट 5 फीट है, 6 फीट है, तो याद कर रहा है, सामने दिख रहे हो, सामने देखने से याद हो जा रहा है। मतलब अगर तुम डेट को या चीजों को अगर सामने रख दो अपने टेबल पे चिपका के, हमेशा देखोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि जब तुम उस आदमी का चेहरा देखते हो या एक बार देख लो तो हमेशा रिमेम्बर हो जाता है, बार बार उसको देखो याद हो जाएगा। केमिकल कंपोजिशन प्राइमरीली मेड अप ऑफ लिपिड एंड लिपिड या प्रोटीन, दोनों को मिला के बोल देंगे फॉस्फोलिपिड। क्या अलग से बोल सकते हैं, प्रोटीन इसके अंदर अंदर होता है तो लिपिड में फॉस्फोलिपिड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट पे चलते हैं। व्हाई फ्लूइड, फ्लूइड काहे है, क्यों इसको सॉलिड नहीं बोल रहे? इट कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर, हाँ लिपिड बाइलेयर है, क्या मतलब चैटी ये वही दोबारा रिपीट कर रही है। वेयर स्पेशल फैट मॉलिक्यूल्स हैव वाटर अट्रैक्टिंग हाइड्रोफिलिक हेड फेसिंग आउटवर्ड एंड वाटर रिपेलिंग हाइड्रोफोबिक टेल फेसिंग इनवर्ड। सिंपल बता दिया, ड्राइंग बनाओ, क्रोकोडाइल जो ह्यूमन शेप का ले लिया है उसका जनरेशन ही चेंज हो गया, और वो उसका हेड जो हाइड्रोफिलिक का पैर जो हाइड्रोफोबिक हो गया, बस उसे डिफरेंस कर लो। The molecules can move sideways, flip, rotate and giving the fluid property. क्योंकि ये ऐसा चीज तुमको दिखाना है, कोई मतलब कोई मेम्ब्रेन में पानी से अट्रैक्ट कर रहा है, कोई सूखा रहना चाह रहा है, कोई वाटर को ले रहा है, कोई नहीं मतलब बाहर ही नहीं जाने दे रहा है, तो इसलिए क्या होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बन जाता है। यही सब चीजें उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बुला, मतलब कहीं पानी है, कहीं सॉलिड है, कहीं थोड़ा सा प्लाज्मा स्टेज है, कहीं कुछ है, ठीक है, तो इसे मॉडल बन जाता है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जैसे तुम मार्केट में जाओ वहां पे पूरा रंग बिरंगा चीजें तुमको दिखने लगेगा, वो भी एक मोज़ेक ही है,
ठीक है, जो तुम घूमने चले आते हो मार्केट हमेशा, वही वाला मार्केट में। वाई मोज़ेक property are embedded, sorry property बोल रहा, protein are embedded within the lipid bilayer like a tile arrangement in the mosaic pattern में वो टाइल के फॉर्म में ऐसे अरेंजमेंट होता है प्रोटीन, क्योंकि क्लास 12 का पार्ट सॉल्व होता है ना, जैसे मैं अभी डायग्राम बनाऊं बड़ा सा तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग में लगेगा। जो एनसाइटिक डायग्राम दिया है ना वो थोड़ा सा क्लास 12 से रिलेट किया है कि बीच में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, उसके बाद उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है, और उसके ऊपर शुगर की प्रोटीन है जो ग्लाइकोलिक्स बना देती है, वो सब वेरिएशन बहुत आगे आ जाता है। आपको जनरल सेल मेम्ब्रेन बनाना आना चाहिए, ये दो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। हाँ स्ट्रक्चर ठीक है, ये समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चर एक बार बना के देख लीजिएगा कि ये ऐसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, बीच में इंटीग्रल प्रोटीन आ जाती है, उसके ऊपर बॉन्डेड पे एक सिस्टम हो जाता है, ठीक है, उसके बीच में मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, ये सब सिस्टम। नहीं तो मैं अभी लेक्चर खत्म होने के बाद एक बढ़िया सा डायग्राम सेल मेम्ब्रेन का बना के भेज दूंगा टेलीग्राम वाले पे, जो वहां पे मिल जाएगा। रोल ऑफ प्रोटीन, दे एक्ट लाइक अ गेट कीपर। प्रोटीन पता क्या करता है, आपके घर का दरवाजा है, मान लो आपके घर के सामने कोई थीफ आ गया, चोर आ गया, तो आप खोलेंगे नहीं खोलेंगे वो आप पे डिपेंड करेगा। मान लो आपको प्रोटीन ऐसा है कि उससे रिलेशन बना लिया, पैसा उठा दे दिया, वो आपके घर में घुस गया, ठीक है, तो वही करके आपको उठा भी ले गया मान लो। तो प्रोटीन ये डिसाइड करती है कि आगे कौन अंदर आने चाह रहा है, उसको अंदर लेना है कि नहीं लेना है, वो प्रोटीन डिसाइड करता है, ठीक। हाईली हेल्पिंग स्पेसिफिक सब्सटेंस पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन। रोल ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का क्या रोल होता है, प्रोटीन का यही रोल होता है कि चीजों को कौन सी चीजों को अंदर लेना है। डिसाइड कौन करेगा, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक करेगा, कौन सी चीजें अंदर आएंगी कौन सी चीजें जाएंगी ये प्रोटीन करेगा, लेकिन कौन सी चीजें अंदर लेनी है जिस जरिए आएगी वो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, ठीक। सेल वॉल समझ गए आप, सेल वॉल देखिए क्या है, प्लांट फंगस बैक्टीरिया हैव अ एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर आउटसाइड द मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। जैसे प्लांट में क्या होता है, मान लो प्लांट में आउटर एक्सटर्नल सेल वॉल क्यों होती है, क्यों हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती, क्यों प्लांट में होती है। प्लांट में होती है, मान लो कहीं तुम फोन से बात कर रहे हो, अब फोन से बात करते करते मान लो इतना फोन में बिजी हो गए, नहीं देखते फोन फोन बात करते हैं उसे पेड़ के ऊपर से लात मारने लगते हैं, ऐसे पैर मारने लगते हैं उसी को, तो उसको भगवान ने एक एक्सटर्नल प्रोटेक्शन दिया है। वो तो पेड़ के ऐसे पेड़ पे चले, मतलब कहीं पेड़ उड़ेगा ऐसे हाथ ऐसे रख के बात करने देते हैं, तो उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन चाहिए उस ट्री को, इसीलिए उसको भगवान ने उसके ऊपर सेल वॉल बना दिया कि तुम कितना भी पैर मारो बैठ जाओ उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। ये होता है सेल वॉल। और सेल वॉल अगर हम प्लांट की सेल वॉल यहाँ पर लिख देता हूँ, जो प्लांट की सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज की, पेक्टिन की और हेमी सेलुलोज, याद रखिएगा, ठीक। बहुत हो सकती है बैक्टीरिया के, देख सकते हैं यहाँ बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है किसके, सॉरी फंगस, फंगस की सेल बनी होती है काइटिन से, बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकेन, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक। फंगस की किससे, काइटिन से, प्लांट की किससे, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, मैंने दो बार लिख दिया क्या, सॉरी सेलुलोज, पेक्टिन, हेमिसेलुलोज, ठीक। अब एनिमल की अगर मान लो, एनिमल में सेल वॉल होता है नहीं, एनिमल में क्या होता है जनरली सेल मेम्ब्रेन होती है, तो एनिमल की सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फैट्स की और प्रोटीन। थोड़ा सा इसको क्लियर लिख के दिखा देता हूँ एक बार, आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा है ना। प्लांट की बनी होती है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। एनिमल की बनी होती है, एनिमल में वॉल, ये प्लांट में ना एनिमल में मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना पड़ा, चला मास्टर कल स्कूल चले गए बोल रहे एनिमल के अंदर सेल वॉल आ गया, मास्टर ने कहाँ से पढ़ लिए, तो इसीलिए बोल रहे हैं प्लांट के अंदर ये क्या है, सेल वॉल, ठीक। एनिमल के पास क्या है, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है, फैट्स की और लिपिड्स की। बैक्टीरिया की किससे बनी हुई है,
बैक्टीरिया के पास क्या होता है? तो सेल वॉल होता है। किससे बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन से। फंगस की किससे बनी हुई है? फंगस के पास भी क्या होता है? सेल वॉल होता है। किससे बनी हुई है? काइटिन से। चीटिंग मत करने लगना वहीं, चीटिंग नहीं लिखा हुआ है, बोलो उसको काइटिन करते हैं, अरे काइटिन ही होता है, वहां पे चीटिंग मत बोलने लगना, ठीक है? कि मान लो तुमसे पूछा बताओ फंगस वाले किससे बनी है? चिटिन, मतलब ये कान पढ़ ली, चिटिंग कहाँ आ गया? काइटिन, ठीक है? काइटिन बोलना है, एक बार नोट करना है। उस पर नोट क्या है, मैं लास्ट नोट में लगा दिया हूँ, क्लास नोट्स आपके टेलीग्राम पे चला जाएगा, वहां से आप इसको आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जो सेल मेम्ब्रेन है बना के भेज दूंगा, ठीक है? तो फिर वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को। तो कमेंट में बताइएगा लेक्चर कैसा लगा। इसके बाद हम थर्ड लेक्चर आएगा, इसके बाद थर्ड लेक्चर में ओवरऑल सेल वॉल हो जाएगी, इसके आगे का पार्ट जो बचा है वो हो जाएगा, और मैक्सिमम ये 5-6 लेक्चर लेगा और खत्म हो जाएगा चैप्टर। उसके बाद प्रैक्टिस है, तो उसके बाद लास्ट में एक एक्टिविटी का जितना पार्ट है ना, एक्टिविटी वाला, उसको मैंने अभी स्किप किया है। एक्टिविटी वाला पार्ट से कहीं पूछा नहीं जाएगा। मान लीजिए आपके जो सर है वो कभी नशा वशा करके आ गया, उनका दिमाग भी सनक गया, तो एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछ रहे थे कुछ स्कूल्स में, जनरली नहीं पूछना। मतलब एक्टिविटी तुम कराओ, पूछ खा रहे हो, ये कहो कि हमारे पास उतना इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है कि आप करा ही नहीं पा रहे एक्टिविटी, करना जैसा एक्टिविटी कराना चाहिए, उससे क्या स्किल आपकी डेवलपमेंट होगी, वो करा ही नहीं रहे, हटाया जा रहा है, कोई मतलब है इसका, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला, नेक्स्ट लेक्चर अभी कल आ जाएगा आपका। इसके बाद एक प्रैक्टिस सेशन भी अभी लेक्चर चला जाएगा, जिसमें क्या है, इसके जो पहले वाला लेक्चर फर्स्ट था, उसमें जिसने लोगों ने उसको देखा होगा, तो वहां हमने बीपीटी कराई है, ब्रेन पावर टेस्ट। उसको क्या होता है, वो भी जनरल इंट्रो पार्ट से क्वेश्चन बना, लेकिन जो लेक्चर सेकंड का है वो थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी रहेगी उसमें। लेवल फर्स्ट का क्या है वो प्रैक्टिस सेशन में डाल दूंगा, लेक्चर 15-20 मिनट का रहेगा, उसको आप देख लीजिएगा। नहीं बीपीटी अगर नहीं आप खोज पाए हैं तो यहाँ से आप सोल्यूशन देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट का, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।